सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्लासेस। मैं सेल्फ दिव्यांग भारद्वाज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, क्लास 6 की मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। चैप्टर 8 हमारा यहाँ पर चला हुआ है। जो पिछले जो हमने टॉपिक कंप्लीट करे थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे, सिटीज विद मैनी फंक्शंस, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे कल की क्लास में। आज हम देखेंगे क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी कि शिल्पकार एवं शिल्प। फिर NBPW जो बर्तन होते हैं आपके, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपका सूत काटना और बुनने के नियम क्या थे उनके बारे में। और फिर उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे और कल कंप्लीट हम चैप्टर 8 कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। शिल्पकार एवं शिल्प, क्राफ्ट पर्सन एंड क्राफ्ट। तो अगर बात करेंगे मैं पुराने समय में, यानी कि आपके जो हमारी जो साइट्स मिलती हैं, जो हमें साइट्स मिलते हैं, उनमें अनेक मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अशोक के टाइम पीरियड के बाद की बात। तो यहाँ पे हमें बहुत ही पतले और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर हमें यहाँ पे बर्तन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम उत्तर काले चमकीले पात्र बोलते हैं, यानी कि आपका NBBW, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यहाँ पे हम इन्हें बोलते हैं। फिर अब हम बात करें कि ना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन्हें इस वजह से बोला जाता है क्योंकि नाम से पता लग रहा है, क्योंकि ये हमारे जो है नॉर्थ हिस्से में ज्यादा मिलते थे, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, वहां पे से ये सबसे ज्यादा हमें मिलते थे। NBPW के बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं शिल्पकार एवं शिल्प की, ठीक है ना। ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई कुछ कुछ ऐसी चीजें भी रही कि भाई पहले आई तो चीजें खत्म हो गई, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सी ऐसी चीजें जो खत्म हो चुकी है। वो आप मथुरा से जो कनिष्क का स्टैचू मिला है, अगर जो उसका सिर ना मिलता तो हमें पता भी ना लगता कि ये कनिष्क का है, ठीक है ना। इस हिसाब से तो बहुत से ऐसे बर्तन या मतलब क्राफ्ट्स रही होंगी जो वक्त के साथ बर्बाद हो गई। और बहुत से ऐसे हैं इनमें से सबसे मेन आता है आपका कपड़ों का उत्पादन, यानी कि क्लोथ। अगर जो आपको ध्यान हो तो वाराणसी जो है, वाराणसी और दक्षिण में था मदुरै। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण किसके सेंटर हो जाते हैं, कपड़े के सेंटर हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका वाराणसी, वाराणसी की कहते हैं बनारसी साड़ी, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और दक्षिण में अगर जो बात करें तो मुद्रे, ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, साउथ की, यानी कि दक्षिण की, ठीक है ना। दक्षिण की हम यहाँ पे बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि देखो यहाँ पे शिल्पकारों ने अपनी अलग अलग श्रेणी बना दी थी, यानी कि अपने अलग अलग जो थे वो ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देते, यानी कि भाई देखो कि भाई क्या कहते हैं, दर्जी का अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। जो सुनारों का अलग हो गया, लोहारों का अलग हो गया। इन श्रेणियों में क्या हो रहा था कि ये एज अ बैंक काम करती थी। मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद मैं इसे यहाँ से बेचने चला, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अपने पैसे जमा कराए, मैं यहाँ से क्लॉथ लेके चला और मैं पहुंच गया दूसरी जगह, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे ये वाली जहाँ से मुझे एक टोकन टाइप मिलेगा और उस टोकन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और यहाँ से मुझे पैसे मिल जाएंगे। कुछ हिस्सा ये पैसा काट लेते थे, तो यहाँ पे मैं लूटपाट से बचने में कामयाब हो जाता था इतने रास्ते में, ठीक है। तो श्रेणियों का इस्तेमाल यहाँ पे हम करने लगे थे। श्रेणी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं श्रेणी, श्रेणियों का इस्तेमाल यहाँ पे ग्रुप्स का इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में। फिर आते हैं छोटे छोटे जो ब्लॉक्स आते हैं उनमें, यहाँ पे आता है आपके उत्तरी काले चमकीले पात्र, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कहाँ से मिलता है, आपकी नॉर्थ साइड से ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। अब अगर जो हम बात करें कि भाई इसे हम पॉलीवियर क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि बनते कैसे थे। तो ये कैसे बनते थे, ये बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, बहुत ज्यादा कठोर होते थे, क्योंकि पके हुए होते थे, ठीक है ना, पके हुए होते थे। किसपे भाई, सीधी सी बात है भाई, बर्तन जो बनता था मिट्टी का, वो एक आज भी आप देखो तो एक व्हील होता है, एक व्हील टाइप होता है, उससे वो बर्तन बनाया जाता है। उसपे बनाने के बाद, ठीक है ना, धातु की तरह दिखने वाले तथा
चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इनपे क्या होता था, इसे बनाने के लिए जो कुम्हार होते थे वो मिट्टी के बर्तन को भट्टियों में उच्च ताप पर रखते थे, जिसका परिणाम स्वरूप इनके जो बर्तन जो होते थे उनकी भारी जो सतह होती थी, जो उनकी भारी सतह होती थी। तो अब देखो, मान लो मैं एक कुम्हार हूँ, मैं बर्तन बनाने वाला हूँ। तो क्या हुआ कि ये मान लो ये व्हील है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको बर्तन बनाया, बर्तन बनाने के बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पे मान लो ये मेरी भट्टी है, ठीक है ना, ये मेरी भट्टी है, इसमें आग लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने बर्तन को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब जिस तरफ से मैं बर्तन को रखूंगा उस तरफ भाई आग की वजह से वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाता था क्या, इस तरीके से जो इसकी भारी सतह होती थी जहां से मतलब इसे पकाया जाता था वो हो जाती थी काली। तो यहाँ से हो गया इसका नाम ब्लैक। पॉलिश की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा, मतलब कि एक तरीके से इस पे एक ऐसा पतली मतलब एक ऐसा पतला लेप लगाया जाता था इस पे कि उसमें चमक आ जाती थी। तो इस वजह से इसे वजह बोल देते थे पॉलिश, और वेयर बोल देते थे हम यहाँ बर्तनों को, ठीक है ना। अब जो हिंदी में बात करूँ तो उत्तरी काले चमकीले पात, उत्तरी काले चमकीले पात यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके आगे की। यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका क्या, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन यानी कि आपका शिल्पकार एवं शिल्प, NTPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यानी कि आपका उत्तरी काले चमकीले पात्र हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग यानी कि सूत काटना और बुनने के नियम, सूत काटने और बुनने के नियम। तो अगला टॉपिक है हमारा सूत काटना और बुनने के नियम यानी कि रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। देखो अगर जो हम बात करें भाई, वैसे तो हम यहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अशोक के टाइम पीरियड के बाद की बात, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र की अगर जो हम बात करें, अर्थशास्त्र जो लिखा था हमारा चाणक्य ने, अगर जो उसकी बात करें, किसकी, अर्थशास्त्र की। देखो अगर जो अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ चाणक्य ने लिखा है कि एक विशेष पद अधिकारी की देखरेख में सूत कातने का और बुनाई का काम चलता था, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक अधिकारी होता था, यानी कि यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंटेड था, यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट था, उस ऑफिसर की देख रेख में ये काम होता था सूत काटने का और बुनने का, ठीक है। फिर अब बात करेंगे भाई क्या क्या चीज होती थी भाई, ऊन हुए, पेड़ों की छाल हुई, कपास, पेटुआ तथा आदि को तैयार करने के काम के लिए विधवाओं। अब देखो कि इन भाई सूत काटने और बुनने के जो काम होते थे ये कौन करता था, ये काम करते थे भाई या तो जो विधवा औरतें हुई वे, ठीक है ना। फिर जो असक्षम महिलाएं हुई यानी कि भाई एक तरीके से भाई किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, उस टाइप की, ठीक है। फिर जो जो औरतें जो भिक्षा मांगती थी वे हुई। फिर तो जो वृद्ध महिलाएं थी वे हुई। फिर राजाओं से राजा के जो मतलब कि राजा के महल में जो काम करती थी वहां से जो अवकाश लेके जो दासियां निकलती थी वे हुई, ठीक है ना। आदि यहाँ तक कि जो राजा के यहाँ पे जो देवदासियां रहती थी ना, वे भी इसमें इस काम में लगाई जाती थी। वे औरतें जो कारखाने तक देखो कुछ औरतें ऐसी थी जो कारखाने तक नहीं जाती थी, ठीक है ना। लाइक जो राजमहल की बड़ी बड़ी महारानी हुई, ठीक है ना, या फिर राजकुमारी मान लो वे काम कर रहे हैं तो उन्हें महल से निकलना अलाउड नहीं होता था। भाई उनका मन था भाई आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई राजा की फैमिली से डिपेंड कर देते तो भाई आपकी विश आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। लेकिन उनका क्या था कि वो अपने सामान को कारखाने तक नहीं ले जाती थी, उनकी दासियां लेके जाती थी। तो वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी कि एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो मान लो कोई औरत हुई, ये हुई ए नंबर की जो औरत है, ये इसने सामान बनाया या किसी और ने बनाया और ये कहाँ तक लेके जा रही है, ये सेंटर तक लेके जा रही है, यानी कि ये कारखाने तक अपने सामान को लेके गई। सामान कब ले जाना पड़ता था, सुबह सुबह ले जाना पड़ता था क्योंकि फिर पूरे दिन काम चलता था। तो सुबह सुबह सामान ले जाके इन्हें जमा कराना पड़ता, जमा कराने के बाद इन्हें यहाँ पे जितना इन्होंने काम करा उसके हिसाब से इन्हें क्या मिल जाता था, उसके हिसाब से इन्हें अपनी कमाई मिल जाती थी, कॉस्ट मिल जाती थी, ठीक है ना, सैलरी एक तरीके से इन्हें मिल जाती थी। और यहाँ पे एक और सिस्टम हो रहा था, अगर जो कोई महिला, कहाँ की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र से जो चीज मिली है उससे ही बात कर रहे हैं।
अगर तो यहाँ पे कोई महिला अपने काम को, मान लो किसी को काम दे दिया कि भाई तुझे एक दिन में भाई 10 कॉपियां बनानी है, 10 कॉपी बनानी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10 कॉपी बनानी है। अब ये जो ये महिला हुई, ये 10 कॉपी बनाने में असक्षम होगी, मान लो इसने 9 बनाई, तो एज अ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट इसका क्या करते थे, एज अ पनिशमेंट, जहां तक देखा जाता है, यहाँ तक देखा जाता है, सॉरी भाई अभी ब्लैक बोर्ड गिर गया था, ठीक है ना, अभी क्योंकि सेट नहीं हुआ है, यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज अ पनिशमेंट क्या करते थे, एज अ पनिशमेंट क्या होता था कि मान लो 10, ए भाई एक औरत को कहा, ए औरत को कहा कि भाई तुम्हें 10 कॉपियां बनानी है एक दिन में, ये असक्षम हो गया, यानी कि किसी वजह से ये नहीं बना पाई, तो यहाँ पे पनिशमेंट पता कितना कठोर था, पनिशमेंट के तौर पर उसका अंगूठा तक काटा जा सकता था। सोच रहे हो, अंगूठा काटा जा सकता था, कितना हार्ड पनिशमेंट था। यानी कि इन्हें किसी भी हालत में जो काम आपको दिया गया है वो पूरा होना ही होना है। सोच सकते हो आज के टाइम पे तो आप आज भी करेंगे तो कल करेंगे काम को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ जो टाइम लिमिट दिया है उसमें आपको काम करना ही करना है। एक तरीके से मान लो भाई कॉस्ट तो दे रहे हैं भाई वो आपके काम की, भाई आपको पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन ये देख लो कि एक तरीके से मतलब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, मतलब कि आपको आपके मेहनत के पैसा मिल रहा है, लेकिन आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, अगर जो आपने सही टाइम पे ना करा तो आपका अंगूठा काट दिया जाएगा। इतना तक हार्ड पनिशमेंट था। चलो आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं क्लास, कहाँ पे, स्पिनिंग एंड वीविंग पे, यानी कि आपका सूत काटना और बुनने के नियम हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम बात करेंगे आपका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे अरि का मेढ़ू का, ठीक है ना, अरि का मेढ़ू का कल सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, फिर एल्सवेयर यानी कि अन्यत्र देख के, और फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके कल इस चैप्टर को हम चैप्टर 8 को खत्म करते हैं। तो अब बात करते हैं, देखो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हो, ऑफिशियल OHAC यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो क्या करा है मैंने, जो हमारा ग्रुप है इसे गवर्नमेंट से ऑथोराइज कराया है, किससे, एक छोटे से, एक छोटे से स्तर पर, यानी कि एज ए स्मॉल ग्रुप हमने इसे बनाया है। जब हमारा ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो हम गेस्ट नंबर वगैरह भी सब ले लेंगे। तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ईमेल, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करवा दूंगा, ठीक है। तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जो मोड है, तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड है ये बिल्कुल फ्री है, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए 2 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, आपको अच्छा लगे तो फिर कंटिन्यू रखना, वरना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं छोड़ देते हैं। होपफुली आप सब मास्क लगा रहे होंगे, कोरोना वायरस से बच के रहिए, ठीक है। और हाँ, टीचर रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे किस तरीके से टीचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जल्दी हम अपना एक और चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स का होगा, जिसमें हम वहाँ की हिस्ट्री की, उस प्लेस की हिस्ट्री और सब चीज घूमने वगैरह के बारे में सब चीज आपको बता देंगे। क्लास 10th की मैं जल्दी आपको हिस्ट्री स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना, अप्रोक्स 15 डेज आफ्टर, यानी कि जैसे आपका 6th क्लास खत्म होगा वैसे मैं 10th क्लास की आपको हिस्ट्री स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।